Hello friends, so we will study this chapter State of Economy Recovery Complete in this section of this series of economic survey. Let's start. So what we will learn here, uh, first we will discuss about the challenges that our global economy is facing. Second, what are the challenges in front of Indian economy. उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ एंड आउटलुक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So what are the unique set of challenges that our economy, in fact the global economy is facing right now? First, तो आउटपुट जो है वो कम हो रहा है. किसके कारण? पैंडेमिक के कारण. सप्लाई साइड जो बोटलनेक्स हैं उनके कारण. दूसरा क्या है? इंक्रीज्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है यूक्रेन वार के कारण. थर्ड, मॉनेटरी टाइटनिंग इकोनॉमीज कर रही हैं. क्यों? क्योंकि उनको अपने इन हाउस जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उनको कंट्रोल करना है. इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग जो नेशंस हैं वो ट्रेड आइसोलेशन में जा रहे हैं. मतलब जो प्रोटेक्शनिस्ट जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं. अच्छा, ये जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर हैं वो आपका जो WTO है वो अलाउ करता है सर्टेन कंडीशंस में. जैसे कि आपका आपका इन हाउस जो आपका वो है ट्रेड है, उसको अगर कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है तो आप जो जो भी कंट्रीज हैं वो इस तरह के मेजर्स अपना सकते हैं. तो एक तरह से ये WTO इसके अगेंस्ट में कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता है अगर ये टेम्पररी है. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. टेम्पररी वर्ड सीधे सीधे उसमें रूल में लिखा हुआ है. अगर ये टेम्पररी है तो आप कर सकते हो कुछ टाइम के लिए. तो ये इस नेशंस जो हैं इस फॉर्म में चले गए हैं आइसोलेशन में. और इससे हो क्या रहा है कि कैपिटल फ्लो जो FPI है खासकर, वो सारा सारा सेफ हेवंस में डाला है. सेफ हेवंस मतलब US मार्केट. जो US है वो ट्रेडिशनली सेफ मार्केट होता है. मतलब लोगों को कहीं भी अगर नहीं दिख रहा है फायदा तो लोग कहाँ चले जाते हैं? US चले जाते हैं. इसके बाद क्या है, हो क्या रहा है, जब ये जो FPI है वो ट्रेड मार्केट में US मार्केट में जा रहा है तो सोवरिन बॉन्ड की जो यील्ड है वो इंक्रीज हो रही है. कहाँ की? लोकल जो कंट्री है उनकी. जैसे कि एडवांस इकोनॉमी यूके में भी वहाँ की जो लोकल करेंसी है उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है. यूके का जो पाउंड है वो पहले 1.3 था US के अगेंस्ट में, अब 1.1 ही रह गया है. ये एक दिक्कत आ रही है. और ये ऐसा सारी कंट्री में हो रहा है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन एडवांस इकोनॉमीज में भी हो रहा है और आपकी जो इमर्जिंग मार्केट है उनमें भी हो रहा है. सेकंड आइए, इसके कारण इन दोनों चीजों के कारण क्या हो रहा है? डॉलर महंगा हो रहा है तो बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ रही है. बोरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? जो ऑलरेडी पब्लिक और प्राइवेट डेब्ट है उन पे और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है. मतलब आपका जो एक तरीके से देखा जाए जो करंट अकाउंट डिफिसिट में जो ECB होती हैं एकदम, इसमें जो आप हर मंथ इंटरेस्ट दे रहे हो या हर साल दे रहे हो उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी अगर डॉलर बढ़ेगा. तो ये चीज आ रही है. इसके कारण क्या हो रहा है कि वो लोग इम्पोर्ट करना कम कर दे रहे हैं और नेशंस क्या है? ट्रेड आइसोलेशन में चले जा रहे हैं. दूसरा, चाइना में भी स्लो डाउन हुआ है. चाइना में स्लो डाउन उनकी खुद की पॉलिसी के कारण हुआ है, लेकिन टेम्पररी है. अब तो चाइना धीरे धीरे ईज कर रहा है. तो दीज आर द चैलेंजेस जो इस समय ग्लोबल इकोनॉमी फेस कर रही है. इंडिया की इकोनॉमी में क्या दिक्कत है? अब अभी देखिए, ये मैंने बताया है कि मैसिव फिस्कल स्टिमुली एंड अल्ट्रा मॉनेटरी पॉलिसीज अंडरटेकन टू लिमिट द आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन इन 2020. ये जो चीज है, ये जो 2020 में क्या हुआ था कि जितने भी जगह की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कहा था? मॉनेटरी पॉलिसीज को इस तरह से रखा था कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो. तो काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हुआ और फिस्कल स्टिमुलस भी हुआ. उसके कारण क्या हुआ कि ये जो ये एक ये रीजन था. दूसरा रीजन क्या था? द कॉन्फ्लिक्ट कॉस्ट द प्राइस ऑफ क्रिटिकल कमोडिटीज सच एज क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर, व्हीट, ये सारी चीजें बढ़े किसके कारण? यूक्रेन वार के कारण. इसके कारण भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया. दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने का रीजन क्या था? कि जो एडवांस इकोनॉमी थी जैसे यूके हुआ, तो क्या हुआ यूके में? क्या हुआ? गैस के प्राइस 110% बढ़ गए थे. इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस 66% बढ़ गए थे. एक्चुअली यूके में मैनिफेस्टेशन ज्यादा इसलिए हुआ कि यूके जो था वो रशिया से नेचुरल गैस हो इस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट था. तो वो रशिया ने कम कर दी क्योंकि वॉर हुआ. तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये बढ़ा. इसमें आप देख सकते हो कि ये इन्फ्लेशन किस तरह से ड्राइव हुआ है. इसमें आप यूके देखिए, येलो लाइन ये जा रही है सबसे ऊपर.
जर्मनी उसके जस्ट नीचे है। तो इनमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर आप देख रहे हो, 8 से 12 के बीच 10% के करीब आ रहा है। यही आप कहते हैं इमर्जिंग मार्केट में, देखिए इसमें भी बढ़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा देखिए रसिया में बढ़ा, कब के टाइम, ये देखो, अब प्राइस जब वॉर हुआ, वॉर के टाइम तो 15% के ऊपर पहुंच गया था। तो ये जो रीजन है, इन सारे रीजन का इन्फ्लेशनरी प्रेशर ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ा है। दूसरा, ये जो मैसिव फिस्कल स्टिमुलस और अल्ट्रा एक्मोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज है, इनके कारण भी जो लिक्विडिटी थी उसके कारण बढ़ी, और ये आपका इन्फ्लेशन बढ़ा। ये तीनों रीजन थे इन्फ्लेशन बढ़ने के, जो इसमें बताए गए। मैंने जो पिछली स्लाइड थी उसको ये एक्सप्लेन इसमें किया है। नेक्स्ट आइए, यूक्रेन और रसिया ने क्या किया है। यूक्रेन रसिया के कारण क्या हुआ है कि यूक्रेन रसिया का जब वार हुआ तो क्या हुआ, ये जो आपका सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल हुआ, या फिर आपका कॉर्न हुआ, व्हीट हुआ, इन सब की जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो गया या बिल्कुल मिनिमम हो गया। और आप देख रहे हो कि पूरे व्हीट का 28% केवल यूक्रेन रसिया से आता है, कॉर्न का 15% आता है, और सनफ्लावर ऑयल तो सीधे सीधे 75% है। तो सीधे सीधे इनके जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। जब इनके प्राइस बढ़े तो क्या हुआ, जो अदर कंट्रीज थी अल्टरनेटिव ऑप्शंस, जैसे इंडिया ने क्या किया, व्हीट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। इंडिया ने व्हीट के एक्सपोर्ट बंद कर दिया। मलेशिया ने क्या किया, अपनी जो चिकन की सप्लाई थी वो उसमें एक्सपोर्ट में लिमिटेशन लगा दी। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो ये सारे जितने भी कंट्रीज थे, स्पिल ओवर इफेक्ट जो फैला, क्या हुआ, धीरे धीरे सप्लाई जो थी इन इम्पोर्टेंट चीजों की वो क्या हो गई, कम हो गई। सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी प्राइस कम होने के कारण। और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहाँ पे फूड जो है, कंजप जो कंजप्शन, जो आपका पूरा खर्चा होता है कंजप्शन का, उसमें अगर फूड का जो प्राइस है, जो पुअर कंट्रीज होती हैं या आपकी जो लिस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, एलडीई, उसमें 70 से 80% होता है। और अगर यही इसमें इन्फ्लेशन बढ़ गई तो ऑलरेडी उनके पास कोई इनकम नहीं बचेगी, और चीजों के दाम फिर बढ़ जाते हैं। तो ये जो हुआ, अदर नेशंस आल्सो अडॉप्टेड दिस पॉलिसी ऑफ सेफ गार्डिंग एंड स्लो डाउन द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। जैसे इडविल ऑयल एक्सपोर्टर ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल भी बंद कर दिया। इसमें पॉम ऑयल का इंडोनेशिया का दिखाया गया है। तो ये रीजन था किस लिए, वॉर के कारण किस तरह से इन्फ्लेशन जो है बढ़ी। नेक्स्ट टाइम, नाउ हाउ बॉन्ड यील्ड एंड दिस एफआई आउटफ्लो लिंक टू ईच अदर। सी, अगर कोई सेलर है, उसने क्या किया, वो क्या करता है, उसने देखा कि यूके में जो है हमें 5% का बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसने क्या किया कि उसे 100 पाउंड चाहिए। तो वो क्या करेगा, 100 पाउंड वो कहाँ से लेगा, यूएस मार्केट से उसने बोरोइंग कर ली। तो 100 पाउंड के बदले में उसे कितने यूएस डॉलर लेने पड़ेंगे, 130 यूएस डॉलर। तो उसने वो ले लिया 2% इंटरेस्ट रेट पे। अब इन्वेस्ट इन यूके बॉन्ड मार्केट, वहां पे क्या 5% आपको रिटर्न मिल रहा है। तो उसे क्या होगा कि उसे 105 पाउंड मिल जाएंगे, उसमें से वो 2 पाउंड दे देगा और उसे 3 पाउंड का फायदा हो जाएगा। ये उसका कॉन्सेप्ट था। और 3 पाउंड का फायदा का मतलब हो गया उसे करीब 13 यानी कि $3.9 उसे मिल जाएंगे। इतने डॉलर उसे मिल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, एक साल बाद जो यूके की जो करेंसी में जो डेप्रिसिएशन हुआ, वो क्या हुआ कि पहले, अब जब उसे 105 पाउंड मिले, उसने इससे क्या किया कि चलो हम इसे कन्वर्ट कराते हैं यूएस डॉलर में। तो उस समय रेट हो गया 1.1 का। तो उसे कितने यूएस डॉलर मिले, केवल 115 यूएस डॉलर मिले। 115 यूएस डॉलर मिले, यानी कि पहले उसे मिलते कितने, करीब 136 के करीब, अब मिले 115। तो उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस कारण एफबीआई क्या करेगा, एफबीआई जैसे ही होगा वो इस मार्केट से क्या भाग जाएगा। उसे पहले भी होगा कि भाई इतने तक अगर गिर गया यूके तो हम भाग जाएंगे। तो ये जितना भी एफबीआई का आउटफ्लो है वो सारा वापस इसमें चला गया कि भाई इसमें तो घाटा हो रहा है, क्योंकि करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये जो होता है, ये बॉन्ड यील्ड और एफपीआई आउटफ्लो में फर्क होता है। अब देखिए बॉन्ड यील्ड बढ़ती क्यों है। बॉन्ड यील्ड क्या होती है, जैसे अगर आपके बॉन्ड में आपके कस्टमर ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो बॉन्ड का अगर प्राइस 105 है, तो 100 रुपए में लेने वाले लोग ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, 101 रुपए में लोग लेंगे। तो इसके बॉन्ड यील्ड कितनी हुई, 4 हुई। अगर इसकी डिमांड इसकी कम है, तो यही चीज कितने में बिकेगी, आपकी 98 में बिकेगी। तो इसकी बॉन्ड यील्ड अब कितनी हो जाएगी, 7 रुपए हो जाएगी ऊपर। तो फिर क्या हुआ, जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, डिमांड कम हो रही है, यानी कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम जा रहा है। तो ये बॉन्ड यील्ड
का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आइए, इंक्रीज इन बॉन्ड यील्ड इन एडवांस इकोनॉमीज, यूके यील्ड ये कितने परसेंट बढ़ गई, 4% बढ़ गई। और पहले कितनी थी, 1.3% थी, यानी तीन गुना बढ़ गई। इसका सोच रहे हो कि डिमांड कितनी कम हो रही है। और रीजंस फॉर हायर यील्ड का मतलब क्या है, देखिए डिक्रीज डिमांड सो प्राइस ऑफ बॉन्ड इज डिक्रीज एंड हेंस यील्ड इज इनक्रीज, जो मैंने अभी ये बता दिया। अब देखिए है क्या, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 10 ईयर बोल्ड इंक्रीज एडवांस इकोनॉमी, देखिए सारे ग्राफ बढ़ गए, यूके का भी बढ़ रहा है, यूएस का भी बढ़ रहा है। अब देखिए पहले गैप कितना था यूके यूएस का, गैप था थोड़ा 1% का, तो उसके कारण क्या होता है, लोग यूके जाते थे, प्लस जो आपका एक्सचेंज रेट का इसका भी फायदा मिलता था। अब क्या है, एक्सचेंज रेट का भी फायदा खत्म हो गया है, और ये जो देखिए बीच में ये यूएस में जो बॉन्ड डील है कन्वर्ज हो गई, मतलब यूएस में ज्यादा मिलने लगी है, और प्लस ये जो था ये इन्वर्ट हो गई सिचुएशन। तो क्या हुआ, एक तो यूएस जो बॉन्ड था उसकी उसमें आपको फायदा ज्यादा होने लगा, प्लस यूएस डॉलर जो था वो भी स्ट्रांग हो गया। तो क्या हुआ, ये सारे का सारा जो एफपीआई था वो वापस सेफ हेवन में चला गया। सिमिलर सिचुएशन सारे में है। किसी कम कम या ज्यादा अमाउंट हो सकता है, लेकिन ट्रेंड सेम है। ऐसे ही आपका इमर्जिंग इकोनॉमी में देखो तो इसमें भी देखो लगातार ट्रेंड जो है बढ़ा है। इसके बाद ये तो हल्का सा कम हो गया, ये इसमें पीक हुआ रशिया में, फिर ये रशिया में डाउन हो गया। ठीक है, ब्राजील में देखिए बराबर बढ़ रहा है। अपना इंडिया कहाँ है, ये वाला अपना इंडिया में लगभग ये कांस्टेंट रहा है, क्योंकि अपने यहाँ क्या है, आरबीआई है जो ये सब करती रहती है कंट्रोल में। अब देखिए ये देखिए यूएस ने रेट कितना बढ़ाए हैं, देख रहे हो आप रेट 4.25 4.5 तक पहुंच गया है। एफबीआई का देखिए इक्विटी फ्लोस, जितनी भी कंट्रीज हैं सब में क्या है, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो ब्राजील हुआ, इंडोनेशिया हुआ, जापान हुआ, ये जो कंट्री है इनमें जो जनरली जो आउटफ्लो है एफबीआई का वो बराबर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये अभी आप दिसंबर का देखेंगे तो जापान ने क्या है कि अपनी जो ये जो बॉन्ड की जो यील्ड है उसका जो वो है रेट, वो 0.5 उसकी रेंज कर दी है प्लस माइनस। पहले 0.25 थी, अब 0.5 कर दी है। तो ये जो जापान है, जापान भी एक तरह से सेफ हेवन प्ले करता है जनरली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में काफी यूएस से लोग जाते थे उसके लिए, बॉन्ड के लिए। तो जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, और जहां तक इनमें एफआई और फ्लो पॉजिटिव रहने की बात है, जो भी कंट्रीज हैं जिनमें आपका कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंपनी है, नेट कमोडिटी एक्सपोर्टिंग नेशंस है, उनमें जो एफपीआई है वो जनरली पॉजिटिव रहता है। ये आप एक पॉइंट हमेशा ये याद रखिएगा। कुछ पैरामीटर्स और हैं जो आप देख सकते हो, जो चैलेंजेस दिखा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, क्या चैलेंजेस है। ये देखिए, ये है परचेज मैनेजर इंडेक्स, परचेज मैनेजर इंडेक्स। ये जो इसमें क्या है कि सारा का सारा परचेज ये जो है ना, ये दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन जोन में आ गया है। कौन से जोन में आ गया है, कॉन्ट्रैक्शन जोन में। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई जो है दिक्कत में आ रही है, सप्लाई साइड दिक्कत में आ रही है, प्लस कमोडिटी जो है वो इतनी आसानी से चीजें मिल नहीं रही हैं प्रोड्यूसर्स को। तो ये शो करता है कि ये भी एक चैलेंज है। देखिए पहले आराम से था, इतना दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो है सारे के सारे नीचे जा रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, सारे के सारे नीचे जा रहे हैं। दूसरा इसमें और दूसरे और किन चीजों से पता चल रहा है कि चैलेंजेस है, ये देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ये तीनों चीजें क्या हो रही हैं, गिर रही हैं। मतलब आप देखिए पहले ये 9% के करीब था, अब ये सारा का सारा 4 से 5% के करीब आ गया। चाहे वो रिटेल सेल हो, ये भी कम हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ट्रेड तो कम हो ही रही है। तो ये जो चीजें हैं, चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, इससे क्या पता चल रहा है कि इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस अभी भी ईज आउट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस है। अब देखिए इंडिया का जो करंट अकाउंट डिफिसिट था वो 36.6 बिलियन यूएसडी तक हो गया था, 4.4% ऑफ जीडीपी। करंट अकाउंट डिफिसिट, अब इसमें देख लो आप, ये है 2022-23 में कहाँ पहुंच गया, करीब नेट में जो पहुंच गया आपका जो ब्लू ब्लू वाला कर्व है, ये कहाँ पहुंच गया, देखिए 36.6 बिलियन तक। ऑल्दो हम लोगों के पास फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 560 बिलियन डॉलर के करीब है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये है इंडिया को सीएडी, और इसका रीजन क्या था,
कि आपकी एक तो रुपी जो है वीक हुआ था, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी तो इस कारण था। दूसरा आपका देखो कि ये जो सीएडी है बनता किससे, सेकेंडरी इनकम, जनरली ये रेमिटेंसेज होता है। इंडिया का जो नेट रेमिटेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये ऊपर ये जो पॉजिटिव वाला ये है। दूसरा आपकी ये जो प्राइमरी इनकम है, ये जो प्राइमरी इनकम नेगेटिव में इंडिया की होती है, इसमें क्या क्या चीजें आती है। नंबर एक, जो आपके एफडीआई या एफपीआई जो स्टॉक्स में होते हैं उनमें डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, वो कहाँ जाता है, बाहर जाता है, तो ये नेगेटिव में पहुंच जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट्स हैं वो ईसीबी लेते हैं, उनको पर ईयरली या मंथली जो भी हो अपना इंटरेस्ट पे आउट करना होता है, डेब्ट सर्विस करना होता है, एनआरआई डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ये सारा किस में जाता है, नेगेटिव में जाता है। दूसरा आपकी जो री इन्वेस्टेड अर्निंग्स पेमेंट, ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जो प्राइमरी इनकम है ये मैंने बता दी कि जिससे आपको एक ग्राफ जो है क्लियर हो जाए, वो नेगेटिव होता है। प्लस ये गुड्स एंड सर्विसेज में नेट में क्या होता है, नेगेटिव में जाता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला, तो वो नेगेटिव में होती है क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे वो गोल्ड हो, इस सारे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेट में ये इतना हो गया। ये आपका हो गया पहला चैलेंज, ग्रोथ से इंडियन इकोनॉमी, एक ही चैलेंज हो गया। दूसरा आप देख लो, ये मैंने दिखा दिया फिजिकल डिफिसिट कितना हो रहा है, 6.4% हो रहा है, ठीक है। इसको कम करना है, कहाँ कौन सी रेंज में लाना है, 4% के अंदर लाना है, लेस देन 4% होना चाहिए। ये बढ़ रहा है लेकिन ये कंट्रोल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका ये देखिए, ये जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है ये क्या बताता है, शिपिंग, ये आपको बताता है शिपिंग, कि आपके जो शिपिंग की जो वॉल्यूम है वो कितना है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अब देखिए शिपिंग से क्या चीज होती है, शिपिंग एक तरीके से डिसाइड करती है कि आपका शिपिंग ट्रेड जो है वो स्लोइंग डाउन हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो स्लगिश रहेगा, और स्लगिश कहाँ रहेगा, अगले जो फाइनेंशियल ईयर 24 है उसमें भी ये स्लगिश रहेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो दो, ये जो इंडियन इकोनॉमी में दो चैलेंज हो गए, आपका एक्सपोर्ट जो है कम होगा, तो एक्सपोर्ट कम होने के कारण क्या होगा, इकोनॉमी भी एक तरीके से उस सीएडी है उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट आइए। अब ये तो हो गए चैलेंजेस, लेकिन हम लोगों के पॉजिटिव आउटकम क्या है। मैंने 5 लिखे हैं इस पूरे चैप्टर में, इकोनॉमिक सर्वे जो बताए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप सीधे सीधे आप आंसर में लिखाइए, या फिर कोई भी आंसर आता है वो इन्हीं 4 पॉइंट के अराउंड घूमेगा। नंबर एक, और इस पर डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ जाएगा यूपीएससी में, बहुत चांसेस है क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आप आराम से पढ़िएगा। नंबर एक, इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है आफ्टर, जितना भी मैंने ये मेहम बताया, उसके बाद भी क्या है, ग्रोथ रेट इंडिया की जो 6.9% एवरेज ग्रोथ है, चाहे वो हम किसी का भी ले लें, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन उठा लें, चाहे हम लोग आईएमएफ का उठा दें, ओईसीडी का, किसी का भी उठा लें। तो अगर ये सारे लोग बता रहे हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.9% एवरेज है, इसका मतलब इंडिया में इकोनॉमी का रेजिलियंस काफी ज्यादा है, हम लोगों के जो बेसिक्स हैं काफी ज्यादा सॉलिड है। इससे क्या होता है कि इंडिया की इकोनॉमी रिकूप, रिन्यू और री एनर्जाइज, ये तीन इसके लिए क्या है, रेडी है। तो ये चार हो गए, मतलब रेडी, ट्रिपल आर, आर आर आर, रिकूप, रिन्यू और एनर्जाइज। नेक्स्ट है ये है आपका रिबाउंड इन डोमेस्टिक कंजप्शन। अब इसमें क्या है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो पिछले साल और फर्स्ट हाफ ऑफ 23 में सफिशिएंट बढ़ गया, और इसने क्या किया कि जो कंजप्शन पैटर्न था उसको क्या लिए, पुश दे दिया, और वो पुश इतना सफिशिएंट था कि अब लोगों के माइंड में डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए वो नहीं बचा, कि हाँ कोई डाउट नहीं बचा कि हाँ सिचुएशन जो है सही हो गई, लोगों के दिमाग में ये आया। उसके कारण क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, खर्च करना शुरू कर दिया, किस पे, कंजप्शन पे। और कैसे, ये जो पेंट अप डिमांड का मतलब क्या होता है, पेंट अप डिमांड का मतलब ये होता है कि जब स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है, लोगों को लगता है कि हाँ दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा बचा के रखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि फील गुड फैक्टर आता है तो वो उस पैसे से चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। मतलब जो उनका माइंड में जो चीज थी कि हाँ ये चीज खरीदेंगे, वो फिर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे इससे, इसका सबसे अच्छा चीज क्या होती है, हाउसिंग इन्वेंट्री जो है डिक्लाइन हुई है, मतलब लोगों ने क्या किया है, बिल्डर्स के जो हाउसिंग के जो इन्वेंट्री थी वो सारी कम हो रही है, प्लस लोग क्रेडिट लेने ज्यादा जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजों का जो इंडेक्स है, ये मैंने इंडस्ट्री वाला जो वीडियो बनाया है उसमें आप देखिएगा, इसमें काफी डिटेल में बताया गया है कि कैसे हाउसिंग सेक्टर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें एक तरह से डिमांड फिर से रिन्यू हो गई है। दूसरा आप इधर ये प्राइवेट कंजप्शन जो था
वो 58.4% हो गया किसका, जीडीपी का। और ये क्या है, H1 में फर्स्ट हाफ में तो 2015 के बाद से सबसे ज्यादा हुआ है। इन दोनों चीजों से क्या प्रूफ हो रहा है, नंबर एक, जो आपका जो आम इंसान है वो खुश है, उसे अब टेंशन नहीं है, उसे लग रहा है कोरोना भी चला गया, वॉर से भी कुछ नहीं होगा, हम खूब खर्च करते हैं। और इससे क्या हुआ, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो इंडेक्स है वो कितना हो गया है, गैप देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये यहाँ पे ये लगातार बढ़ रहा था गैप, लेकिन यहाँ पे देखो धीरे से आप देखिए, ये मार्च अप्रैल 2021 आ गए, वॉर आ गया, वॉर के बाद फिर से ये बढ़ना शुरू हो गया। तीसरा क्या है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जो सर्विसेज हैं, मतलब जैसे आपका होटल हुआ, आपका ये जो नॉर्मल जो मार्केट होती है वो हुई, ट्रेड हुई, आपका जो ट्रांसपोर्ट हुआ, इन सब में क्या हुआ, ग्रोथ देखी कितनी ग्रोथ हुई, 16% ग्रोथ हुई है। थर्ड क्या है, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा है, 13% बढ़ा है। ये आप ये फिगर याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस 16% बढ़ी है, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 13% बढ़ा है एवरेज। और इससे क्या चीज होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 13% बढ़ता है तो उससे क्या होता है, आपका जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो जनरली एटलीस्ट 4 टाइम्स बढ़ता है। अब इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, केवल सेंटर ने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया है, सेंटर ने स्टेट को भी सपोर्ट किया है कि उनका भी कैपिटल बजट बढ़े। और उसके लिए क्या किया है, सेंटर ने स्टेट को 50 साल के लिए एड्स, 50 साल में पे होने वाली, 50 ईयर्स में पे होने वाली कैपिटल वो दी है, ग्रांटेड एड्स, कि अगर आपको अपने यहाँ कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमसे पैसा लो और उसको 50 साल में आप चुका देना, वो भी इंटरेस्ट फ्री। तो इससे क्या हुआ, स्टेट भी धीरे धीरे कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका ये है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया है, वो उसका एक आइसोलेटेड मूव नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्ट था। स्ट्रेटेजिक पार्ट क्या था कि उन्होंने साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट भी किया। डिसइन्वेस्टमेंट किसका किया, जो आपकी आइडलिंग पब्लिक सेक्टर एसेट्स थे या फिर जो नॉन स्ट्रेटेजिक पीएससी थी, उसमें क्या किया कि अगर आपको उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया तो क्या हुआ, जो आपके जो प्राइवेट प्लेयर थे उनको स्पेस मिला, किसका, इन्वेस्टमेंट करने का। जनरली क्या होता है कि अगर आप देखें 1960 से 1980 तक, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है वहां वहां प्राइवेट सेक्टर वहां से कंपटीशन से बाहर हो गया है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक स्पेस दे रहे हैं, आप वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इससे बढ़ा है। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, जैसे ये एयर इंडिया है, इसको किस पे दिया, टाटा को दिया है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, एयर इंडिया को क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। और वो जो उस इस ये पूरा फील्ड जो खाड़ी हुआ, एयर स्पेस जो हुआ, उसमें क्या आ गई, टाटा आ गई फिर से। और टाटा के आने से क्या हुआ, अदर जो प्लेयर थे उन्होंने भी, उनको भी क्या होगा, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगी। तो ये आपका ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तब आउटलुक क्या है, आउटलुक क्या है कि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में भी बढ़ी रहेगी, अच्छी रहेगी, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी रहेगी। और आप ये देखिए, जो रेंज है वो 6% से लेके 6.8%, 6% से लेके 6.8% तक आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ प्रोजेक्शन रहने वाली है। प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ा है, आपका जो कैपिटल जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो भी देखिए 6% की रेंज में आ गई है, ऑल्दो हायर है लेकिन कंट्रोल हो रही है। आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहेगी इस बार, क्योंकि इस बार जो वेदर है वो भी इस बार पिछली बार की तरह एरेटिक नहीं हुआ है। आपका जो आरबीआई की, सॉरी आरबीआई क्यों, रवि रवि में जो आपका जो एकरेज है, अगर वो वीक वाइज भेजें, जो लगातार 5 से 6% हर वीक बढ़ रहा है, रिपोर्ट जो आई है इसी में इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। इंडिया 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 का रुपी है उस वो कम तो हुआ है, कमजोर तो हुआ है इंडिया का रुपी, लेकिन और जो अदर जो कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है इंडिया की कंपनी। आरबीआई ने जो अभी एनुअल स्टेटस ऑफ इकोनॉमी दिखाया था, उसमें जो रीर का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब 30 जो मेजर इकोनॉमी थी उनका एवरेज लेके इंडिया की करेंसी को दिया था, उसमें इंडिया की करेंसी ने बेटर परफॉर्म किया है। दूसरा, अपने यहाँ जो पेमेंट साइकिल जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो स्टार्ट हो गया है। और जो पिछले जो 10 साल थे
2000 से लेके 2010 उसके बीच में क्या हुआ, बैंकों ने लोन भी कम दिया था क्योंकि उनके पास एनपीए की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, प्लस कॉर्पोरेट्स ने क्या था, कॉर्पोरेट्स ने सारा ध्यान क्या दिया था, अपने डेब्ट को चुकाने में दिया था। अब वो डेब्ट चुका चुके हैं तो उनके पास इन्वेस्टमेंट जो इनकम है वो ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो ना, तो इकोनॉमिक सर्वे का मैंने वीडियो जो अपलोड किया है इंडस्ट्री का, उसमें बहुत डिटेल में मैंने स्लाइड बनाई है, वो आप जरूर पढ़िएगा टाइम निकाल के, इससे आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू। ये देखिए, ये मैंने ये इसमें स्लाइड बना दी है। इसमें आपको इसमें साइड में आपको ये इंडस्ट्री वाला जो है लिंक भी दी गई होगी, उस पर आप क्लिक करके आप ये स्लाइड जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर पूरा वीडियो नहीं भी पढ़ पाते हैं तो। थैंक यू सो मच।